मूवी की शुरुआत सन 1967 में उत्तर प्रदेश के सिटी सकनी से होती है। साजिया बानो पहली बार अब्बास को कोर्ट में देखती है और पहली नज़र में ही बानो को अब्बास से प्यार हो जाता है और अब्बास को भी बानो से प्यार हो जाता है। फिर बड़े ही धूमधाम से अब्बास और बानो की शादी होती है। शादी के बाद इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है। बानो एक हाउसवाइफ है और अब्बास अक्सर घर से बाहर रहता है क्योंकि अब्बास एक लॉयर है। एक दिन जब बानो घर पर होती है तब अपने घर के बगीचे वाले एरिया में फूल के पौधे लगा रही होती है। तब बानो देखती है कि इनके पड़ोसी का छज्जा इनके बगीचे के आड़े आ रहा है क्योंकि वह अब्बास के घर के जमीन के अंतर्गत आता था। तब बानो मजदूर से कहकर पड़ोसी के घर के छज्जे को तोड़ने के लिए कहती है। यहाँ बानो और पड़ोसी के बीच बहस हो जाती है जिससे से इनके पड़ोसी उनसे खफा हो जाते हैं। इसके बाद जब अब्बास बानो के साथ बाहर पड़ोसी से मिलता है तब उसका पड़ोसी अब्बास से मजाक में कहता है कि मैं बानो पर केस कर सकता हूँ क्योंकि उसने मेरी छत तोड़ने की कोशिश की है। तब अब्बास बानो के पक्ष में ही बात करता है और पड़ोसी से कहता है मैं बगीचे वाली जमीन बानो के नाम कर रहा हूँ। इसके बाद बानो तुम पर केस कर सकती है क्योंकि तुम्हारा छज्जा हमारे बगीचे के ऊपर आ रहा है। इसके बाद आसपास के लोग अब्बास से कहने लगते हैं कि बानो ने अब्बास पर काला जादू कर दिया है। शादी के करीब 1.5 साल बाद इन्हें एक बच्चा होता है। घर में खुशियां और बढ़ जाती हैं। इसके कुछ ही समय बाद इनका एक और बेटा होता है। अब अब्बास ज़्यादातर समय घर से बाहर अपने काम में ही रहता है और बानो अपने बच्चों के साथ घर पर रहती है। धीरे धीरे अब्बास और बानो के बीच की दूरियां बढ़ने लगती हैं। इसके बाद अब्बास को पाकिस्तान जाना पड़ता है किसी कोर्ट के काम से। बानो अक्सर अब्बास को पाकिस्तान एजेंसी में कॉल करती है उनसे बात करने के लिए, लेकिन अब्बास से बहुत कम ही बात हो पाती है। इसी दौरान बानो का तीसरा बच्चा होने वाला होता है। कुछ समय बाद अब्बास पाकिस्तान से भारत वापस लौटता है। बानो बहुत खुश दिख रही होती है, लेकिन फिर बानो को पता चलता है कि अब्बास ने दूसरी शादी कर ली है। ये सुनकर बानो को बहुत बुरा लगता है। अब्बास की दूसरी बेगम को देखकर बानो के मन में उसके लिए जीला सी होने लगती है क्योंकि अब्बास अब अपनी दूसरी बेगम सायरा को ज़्यादा अहमियत देने लगता है। इधर सायरा बानो से रिस्पेक्ट से बात करती है और मिलकर रहना चाहती है, लेकिन बानो को सायरा से जीलस फील करती है। अब बानो अब्बास को खुश करने के लिए अपनी सालगिरह पर मिठाई बनाकर ऑफिस के केबिन में आ जाती है और सबके सामने फिल्म देखने जाने के लिए जिद करने लगती है। लेकिन ये देखकर अब्बास बानो पर गुस्सा करने लगता है और बानो को घर भेज देता है। जिसके बाद दूसरे दिन जब अब्बास कोर्ट से घर आता है तब इसे पता चलता है कि बानो अपने तीनों बच्चों को लेकर मायके चली गई है। अब अब्बास बानो के पिता को कॉल करके कहता है कि वह बच्चों की परवरिश के लिए हर महीने 400 रुपये भेजेगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अब्बास अपनी माँ से कहता है कि बानो को फ़ोन लगाकर वापस आने के लिए कहे। इस पर बानो जवाब देती है कि पहले उनसे कहो कि वह मुझसे माफ़ी मांगे। यह बात अब्बास को और भी ज़्यादा बुरी लग जाती है। कुछ दिन बाद बानो के पिता बानो को लेकर अब्बास के पास आते हैं। यहाँ दोनों के बीच बहस और ज़्यादा बढ़ जाती है। इस घटना के बाद अब्बास बच्चों की परवरिश के लिए जो पैसे देता था वह देना बंद कर देता है। इससे परेशान होकर बानो अपने पिता के साथ कोर्ट पहुंचती है अब्बास के खिलाफ केस करने और अपना हक मांगने के लिए। अलीगढ़ सेशन कोर्ट में बानो बिना वकील के सिर्फ अपनी शिकायत लेकर ही कोर्ट पहुंचती है, लेकिन जज बानो का केस पढ़ने के बाद कहते हैं आपका मामला मुस्लिम लॉ के अंतर्गत आता है, यहाँ नहीं सुना जा सकता। यह सुनने के बाद बानो इमोशनल हो जाती है और जज को अपनी परेशानियां बताने लगती है। तभी जज कहते हैं पहले आप अपना वकील तो लेकर आइए। उसी समय वहां मौजूद एक वकील बेला जैन बानो के लिए आगे आती है और उसका केस लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। अब ये बात अब्बास तक पहुंचती है। अब्बास बानो को घर बुलाता है और 3 बार तलाक कहकर 2,000 रुपये देकर वहीं बानो को तलाक दे देता है। यह सुनकर बानो और इसके पिता घबरा जाते हैं। बानो के तो होश ही उड़ जाते हैं।
अब इधर अब्बास अपनी माँ से कहता है अब मुझे बानो को कोई खर्चा नहीं देना पड़ेगा क्योंकि अब वो मेरी बेगम नहीं है। इसी बीच बानो की वकील बेला जैन बानो से मिलने इसके घर आती है। बानो बेला से कहती है कुरान में लिखा है कि शरीयत के हिसाब से ये तलाक जायज़ नहीं है। मैंने कुरान पढ़ी है। तब वकील बेला जैन कहती है मतलब सेक्शन 125 अभी भी लागू होता है क्योंकि कानून की नज़र में बानो अब भी अब्बास की पत्नी मानी जाती है। अब कोर्ट में बानो की सुनवाई आती है। बेला जैन बानो का केस रखती है और उसके हक व मेंटेनेंस गुजारा भत्ता की बात करती है। लेकिन अब्बास कहता है बानो को मैंने 3 महीने पहले ही तलाक दे दिया है और 2,000 रुपये भी दे दिए तलाक के। अब वह मेरी बीवी नहीं है, इसीलिए उस सेक्शन पर 125 लागू नहीं होता है। इस पर बेला जैन जवाब देती है शरीयत के तरीके से तलाक जायज़ नहीं है, इसीलिए ये मान्य नहीं माना जा सकता है। अब जज कहते हैं ये मामला मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़ा है, हम ये तय नहीं कर सकते कि ये तलाक सही है या नहीं। और फिर जज इनसे कहते हैं कि वे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जाएं। इसके बाद साल 1975 में बानो मुस्लिम लॉ बोर्ड के पास पहुंचती है। यहाँ बानो को समझाया जाता है आपका मामला शरीयत के तहत हल किया जा सकता है, आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं थी। काजी बानो से कहते हैं तुम्हें अपने पति पर केस नहीं करना चाहिए। लेकिन बानो काजी से कहती हैं मैंने कुरान पढ़ी है और मैं जानती हूँ मेरा हक क्या है और मैं अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देना चाहती हूँ, इसलिए मुझे गुजारा भत्ता चाहिए। बानो की वहाँ मौजूद लोगों से बहस हो जाती है। बानो अपने हक की हर एक बात पूरी दृढ़ता से रखती है और इस दौरान बानो के पिता भी उसके साथ खड़े होते हैं। लेकिन बानो के बात रखने का तरीका काजी को ठीक नहीं लगता, इसीलिए बानो और उनके पिता को कहा जाता है कि वो वहाँ से चले जाएं। इसके बाद फिर से बानो और अब्बास कोर्ट में अपने हक के लिए लड़ रहे होते हैं। सुनवाई के दौरान बानो कहती है अब्बास ने मुझे गलत तरीके से तलाक दिया है। अब्बास ने कभी कुरान नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने पढ़ी है। और फिर बेला जैन बानो की तरफ से जज के सामने गुजारा भत्ता के लिए अपनी पूरी बात रखती है। लेकिन इस बार अब्बास बानो के डिफेंस में कुछ भी नहीं कहता। तब बेला जैन शॉक्ड हो जाती है कि अब्बास चुप क्यों है। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद यह बानो से कहता है मुबारक हो, ये केस तुम जीत जाओगी। ये सुनकर बानो हैरान हो जाती है कि अब्बास इतना खुश क्यों है जबकि कोर्ट में वो चुप भी था। तभी बेला जैन समझ जाती है और अब्बास से मिलने आती है। तब इनकी बातों से हमें पता चलता है कि कुछ साल पहले ताहिरा नाम की एक और महिला ने इसी कोर्ट में पिटीशन दायर की थी और उसका मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, जहां ताहिरा केस जीत गई थी, जिसके बाद उसके पति को जिंदगी भर उसका गुजारा भत्ता देना पड़ा था। इसी वजह से अब्बास अपने साथियों के साथ एक प्लान बनाता है कि बानो का केस ये हाई कोर्ट में हार जाए ताकि यह सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन करे और वहां से अब्बास पहले वाले ताहिरा केस के फैसले को भी पलट सके। अब बानो ये केस जीत जाती है और कोर्ट के फैसले के अकॉर्डिंग अब्बास को हर महीने 180 रुपये बानो को गुजारा भत्ता देना होगा। लेकिन दूसरी तरफ बानो का बहिष्कार होने लगता है। बानो के रिश्तेदार, मोहल्ले वाले और पड़ोसी सब बानो का बहिष्कार करते हैं, जिसके बाद बानो अपने तीनों बच्चों के साथ वापस अब्बास के घर आती है अपने वकील के साथ, क्योंकि शादी के तुरंत बाद ही अब्बास ने अपने बगीचे वाली ज़मीन को बानो के नाम कर दी थी। तो ये बानो का हक था कि वो वहाँ रह सकती है और अपने बच्चों के साथ बगीचे वाले रूम में रहती है। यहाँ सायरा बानो की हेल्प भी करती है, खाने पीने की जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है सायरा उनका ध्यान रखती है। सायरा को बानो से कोई शिकायत नहीं थी। इसी बीच बानो के पास खबर आती है कि उसके पिता का देहांत हो गया है। ये बानो के लिए एक और झटका था। बानो के पिता जाने से पहले एक मैसेज छोड़ कर गए थे उसके लिए कि बानो अपनी जगह पर सही है, उसे अपने हक के लिए
लड़ना होगा। उनके जनाजे पर अब्बास अपने बड़े बेटे से बात करने आता है, लेकिन हम देखते हैं कि अब्बास का बड़ा बेटा उनसे नफरत करने लगता है, उनसे बात नहीं करता। ये देखकर अब्बास को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद अब्बास सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करता है। फिर एक बार बानो और अब्बास आमने सामने कोर्ट की मांग पर खड़े होते हैं। इस सुनवाई में अब्बास अपनी दलीलें रखता है और कहता है कि यह मामला अब एक पति पत्नी का निजी झगड़ा नहीं रहा, बल्कि हिंदुस्तानी मुसलमानों की कल्चरल आइडेंटिटी का सवाल बन गया है कि कुछ साल पहले जब पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ था, तो इंडिया में रुकने वाले हिंदुस्तानी मुसलमानों को उनके कौम के डिसीजन, उनके कौम के अकॉर्डिंग की अनुमति दी गई थी। लेकिन फिर भी हिंदुस्तानी मुसलमान सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिसते जा रहे हैं। ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना ही नहीं चाहिए था। इसके लिए हमारे खुद के लॉ बने हुए हैं। अब्बास की ये बात सुनकर जज भी सोच में पड़ जाते हैं और बेला जैन भी उसके आगे कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि अब्बास की अपनी बात उसकी जगह बिल्कुल सही होती है और अब पूरा फेवर अब्बास के साइड ही होते हैं। कोर्ट नेक्स्ट हियरिंग की तारीख तय करते हैं। अब नेक्स्ट हियरिंग शुरू होती है, लेकिन इस बार बेल्ला जैन कहती हैं, आज मैं नहीं बोलूंगी बल्कि साजिया बानो खुद बोलेंगी। अब साजिया बानो कोर्ट में अपनी बात रखती हैं और कहती हैं कि जिस कौम की अब्बास जी बात कर रहे हैं अपने हक और संविधान के लिए, उसमें सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं और बच्चे भी शामिल होते हैं। आगे बानो कहती हैं कि कुरान में महिलाएं भी पढ़ने का पूरा अधिकार रखती हैं, पर कुछ लोग महिलाओं को कुरान पढ़ने से रोकते हैं और खुद कुरान की बातों को अपने हिसाब से बदल कर महिलाओं पर थोपना चाहते हैं। यह लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बल्कि उसके हक की लड़ाई है, क्योंकि जब किसी का मर्डर होता है तब ये नहीं कहा जाता कि दूसरे जाति या धर्म का मामला है और इसीलिए अपने कानून में जाओ। भले ही मैं मुसलमान हूँ, पर मैं एक भारतीय महिला भी हूँ, इसीलिए भारतीय संविधान के अनुसार मुझे अपना हक मांगने का पूरा अधिकार है। अब ये सुनने के बाद जज बड़ी ही सावधानी से फैसला सुनाते हैं। वे कहते हैं कि कुरान और भारतीय कानून दोनों को मद्देनजर रखते हुए यह मामला एक भारतीय महिला के अधिकारों के दायरे में आता है। भारतीय संविधान के अनुसार साजिया बानो को उसका हक दिया जाना चाहिए। जज यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह फैसला किसी कम्युनिटी कानूनों के खिलाफ नहीं है। वे कम्युनिटी की रिस्पेक्ट करते हैं और जानते हैं कि उनके कानूनों का बड़ा आधार कुरान है। फिर भी कानून और संवैधानिक अधिकारों को मद्देनजर रखते हुए यह निर्णय सुनाया गया है, जिसके बाद फाइनली साजिया बानो अपना केस जीत जाती हैं और उसके बाद साजिया बानो लड़कियों को कुरान पढ़ाने लगती हैं।